चैप्टर 55। अब आगे। सुबह की धूप ने हवेली की रसोई को सुनहरी बना दिया था। कांच की खिड़कियों से आती किरणें रसोई के सफेद टाइलों पर पड़ते ही जैसे किसी पुराने चित्र को नई चमक दे रही थी। नेहा अपने एप्रन में खड़ी थी, शांत, व्यवस्थित और सलीकेदार, जबकि उसके सामने खड़ी सोना एप्रन पहनने के बावजूद पूरी तरह अव्यवस्थित सी परी लग रही थी। उसके बाल दो छोटे जुड़ों में बंधे थे, एक तरफ का रिबन ढीला होकर नीचे गिर गया था। हाथ में चाकू, सामने टोस्टेड ब्रेड और मेयोनेज का बाउल, और उसकी आंखों में उत्साह का समंदर। मॉम, मॉम देखो। सोना ने मेयोनेज से लथपथ ब्रेड उठाए और निया की ओर घुमाई। सोना ने सैंडविच बनाया, हीरो के लिए। उसकी आंखें चमक रही थी, होठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, जिसमें मासूमियत भी थी, जीत की खुशी भी। नेहा पलटकर उसे देख हंसी रोक न सकी। ओह हो मेरी सोना, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हीरो को तो पसंद आएगा। सच्ची? सोना ने आंखें गोलकर पूछी। सच्ची मुच्ची। सोना ने उछलकर ताली बजाई। हीरो खुश होगा, हीरो मुस्कुराएगा, हीरो बोलेगा सोना बहुत अच्छी। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया। हाँ, बिल्कुल वही बोलेगा, लेकिन पहले उसे यह खिलाना तो पड़ेगा ना। सोना तुरंत सिर हिलाते हुए बोली। हाँ मॉम, सोना हीरो को खिलाएगी, खुद अपने हाथ से। नेहा ने प्लेट में सैंडविच को ठीक से सजाया, साइड में थोड़ा सलाद रखा, ऊपर से टोमेटो सॉस से दिल का छोटा सा शेप बना दिया। वो जानती थी सोना की दुनिया छोटी है, लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा है। सोना ने प्लेट को दोनों हाथों से पकड़ा, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, ओह, रुक जाओ, नेहा ने आवाज दी। धीरे धीरे चलो, प्लेट गिरेगी तो हीरो भूखा रह जाएगा। सोना तुरंत रुक गई, फिर बेहद गंभीर चेहरे से बोली, सोना हीरो को भूखा नहीं रहने देगी। नेहा हंसते हुए बोली, तो फिर ऐसे चलो जैसे कोई प्रिंसेस अपने किंग को खाना ले जा रही हो। सोना ने मुस्कुराकर सीना तान लिया। सोना क्वीन है, हीरो किंग है। हॉल की ओर जाते हुए सोना के कदम छोटे छोटे पर बेहद सावधानी भरे थे। वो प्लेट को ऐसे थामे थी जैसे कोई बच्ची अपनी सबसे प्यारी ड्राइंग लेकर दिखाने जा रही हो। अंश सोफे पर बैठा लैपटॉप में रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। सूट की शर्ट की बाहें आधी मुड़ी हुई थी, और माथे पर हल्की सी सिलटे थीं। वो अपने ऑफिस मोड में था, लेकिन उस पल सोना का उत्साह किसी मीटिंग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। हीरो, हीरो, सोना की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। अंश ने सिर उठाया। वो मुस्कुरा उठा। क्या हुआ सोना? सोना उसके सामने आई, प्लेट को आगे कर बोली, हीरो के लिए सैंडविच बनाया, अपने हाथ से। अंश ने हैरानी से प्लेट देखी। थोड़ा ज्यादा मेयोनेज, एक तरफ जला हुआ टोस्ट, लेकिन ऊपर दिल का शेप बना के रखा था, जो किसी 5 सितारा होटल के प्रेजेंटेशन से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो मुस्कुराया। वाह सोना, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सोना ने उत्सुकता से पूछा। हीरो खाएगा? अंश ने कहा। बिल्कुल खाऊंगा, अगर हीरो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? सोना की आंखें चमक उठी। वो पास आकर कुर्सी खींच बैठ गई। सोना खिलाएगी? अंश कुछ कह पाता उससे पहले ही सोना ने एक सैंडविच का टुकड़ा उठाया और सीधे उसके मुंह के पास ले आई। खोलो, हीरो खोलो मुंह। नेहा दूर से देख रही थी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। वो जानती थी, इस मासूम बच्ची के छोटे छोटे काम भी किसी की दुनिया बदल देने की ताकत रखते हैं। अंश ने सैंडविच खाया, मुस्कुराया और बोला, हम बहुत टेस्टी। सोना उछलकर खड़ी हुई। सच्ची? सच्ची मुच्ची। सोना ने ताली बजाई और नेहा की ओर देख बोली, मॉम, हीरो ने कहा सच्ची टेस्टी। नेहा बोली, तो अब अगली बार हीरो के लिए जूस भी बनाना सीख लेना। सोना ने सिर हिलाया। सोना सब सीखेगी, ताकि हीरो को भूखा ना रहना पड़े। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। अंश ने उसकी बात पर नजरें नीची की, क्योंकि वो जानता था, ये सिर्फ मासूमियत नहीं थी, यह एक अटूट स्नेह था। एक ऐसा बंधन, जिसे किसी रिश्ते की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वो बस बोला, सोना। सोना ने पलटकर देखा। हाँ हीरो। थैंक यू। सोना ने भोलेपन से पूछा, ये कौन सा शब्द है? नेहा मुस्कुराते हुए समझाने लगी, मतलब, जब कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो हम कहते हैं थैंक यू। सोना ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, थैंक यू हीरो। अंश हंसा। नहीं सोना, ये तो मुझे कहना चाहिए। दोनों के बीच वो हंसी फैल गई। और सुबह की वह रसोई अब घर नहीं, बल्कि एक मासूम रिश्ते की कहानी बन गई थी। शहर की शाम उस वक्त सुनहरी हो चुकी थी। आसमान में डूबते सूरज की किरणें पुराने स्टोनब्रिज कैफे के शीशों पर पड़कर अजीब सी गर्माहट फैला रही थी। अंशी ने अपनी गाड़ी पार्क की और बाहर निकली। हल्के नीले रंग की शर्ट,
खुले बाल और आंखों में वही तेज जो अक्सर किसी क्राइम सीन पर दिखता था। पर आज ये तेजी किसी और वजह से थी। वो अपने कलीग्स के साथ अंदर जाने वाली ही थी कि दरवाजे पर किसी से हल्की सी टक्कर हुई। उसने सिर उठाया और सामने सारांश खड़ा था। सफेद शर्ट के कॉलर थोड़े खुले हुए थे, बाल हवा से बिखरे हुए, और चेहरे पर वही उदास ठहराव। वो कुछ पल के लिए उसे देखती रही। एक पल में उसका सारा दिन जैसे थम गया। हाय, उसके होठों से बस इतना ही निकला। सारांश ने एक नजर उसकी ओर देखा। कानों में पड़े हेडफोन उतारे भी नहीं, बस हल्की नजर डालकर वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। वो बिना बोले चला गया, जैसे उस मुस्कुराहट को देखना भी उसके लिए मना हो। अंशी कुछ पल वहीं खड़ी रही, उसके अंदर एक झटका सा लगा। फिर उसने अपने साथ आए दो कलीग्स की ओर देखा और बोली, तुम लोग अंदर चलो, मैं बस आती हूँ। और वो तेज कदमों से कैफे के बाहर निकली। बाहर सड़क किनारे हल्की बूंदें गिर रही थीं। सड़क के कोने पर सारांश बाइक के पास खड़ा कुछ सोच रहा था, जैसे किसी गहरे ख्याल में हो। अंशी ने आवाज लगाई, सारांश। वो पलटा नहीं, वो थोड़ी तेजी से आगे बढ़ी। सारांश, सुनो तो। वो रुका। धीरे से उसने अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ा, आंखों में अंधेरा था और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। क्या हुआ डीसीपी की बेटी, अब अरेस्ट करने आए हो? उसकी आवाज में तंज भी था और थकान भी। अंशी ने गहरी सांस ली। नहीं, अरेस्ट नहीं, बस बात करना चाहती हूँ। उसने धीरे से कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सारांश कुछ पल चुप रहा। बारिश की बूंदें उसके बालों से गिरती रहीं। उसकी आंखें अंशी की आंखों में कुछ ढूंढ रही थी, जैसे यकीन कि कोई उसे झूठा साबित न करे। लेकिन क्यों? उसने आखिर पूछा। अंशी कुछ हकलाए, फिर बोली, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तुम कुछ अलग हो। तुम्हारे चेहरे पर जितना दर्द है, उतना ही सुकून भी। सारांश हल्का सा हंसा, वो हंसी कड़वी थी। वो आगे आया, इतना पास कि उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन गई। अगर मैं कोई क्रिमिनल हुआ तो? अंशी ने उसकी आंखों में देखा। तो भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ कि तुम उस रास्ते पर चले गए। सारांश ने उसकी आंखों में सीधा झांका। मत चाहो अंशी, कुछ बातें जितनी दूर रहे उतना बेहतर। अंशी ने जवाब दिया, तो साफ मना कर दो। ये डर दिखाने की जरूरत नहीं। वो जाने ही लगी थी कि उसकी आवाज फिर गूंजी। एन सच में एक क्रिमिनल हूँ। उसके कदम ठहर गए। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। अंशी धीरे से पलटी। क्या कहा तुमने? सारांश ने एक लंबी सांस ली। हाँ, मैं क्रिमिनल हूँ। चैप्टर 56। अब आगे। अंशी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। वो बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सारांश मुड़ा, बाइक स्टार्ट की। बारिश अब उसकी आंखों को भी ढक रही थी। अंशी ने पुकारा, सारांश, प्लीज रुको, कम से कम इतना तो बताओ कि क्या तुम किसी खतरे में हो? वो पलटा और कहा, खतरे में मैं नहीं, वो है जो मुझ पर भरोसा करेंगे। और इतना कहकर वो चला गया। अंशी वहीं खड़ी रह गई, सड़क की लाइट्स के नीचे, बारिश में भीगती हुई। उसका दिल जैसे कुछ भारी हो गया था। रात के करीब 9 बज चुके थे। अंशी की गाड़ी हवेली के आंगन में दाखिल हुई। बाहर चौकीदार ने गेट खोला, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। अंदर ड्राइंग रूम में रत्ना देवी, यानी उसकी दादी, सफेद साड़ी में बैठी हुई थी। टीवी बंद, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। जैसे ही अंशी ने पैर अंदर रखा, आवाज आई, बहुत देर से आए हो आज, अंशी? अंशी रुक गई। बस थोड़ा काम, उसने धीमे से कहा। रत्ना देवी ने चश्मा उतारकर टेबल पर रखा। काम या कोई और वजह? अंशी ने सिर झुका लिया। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? रत्ना देवी बोली, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया तुमने? कहीं वो एक्सीडेंट वाला लड़का ही तो नहीं? अंशी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। उसने जल्दी से कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसने खुद को शीशे के सामने देखा। उसकी आंखें लाल थीं, भीगी हुई। वो खुद से बोली, सारांश, आखिर तुम कौन हो? रात के अंधेरे में सारांश अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में बैठा था। सामने की सड़क पर गाड़ियों की आवाजें और दूर से आती बारिश की खुशबू। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी, उसके माँ पिता और छोटी बहन की। उसने तस्वीर को छुआ। काश तुम लोग होते, तो मैं इतना अकेला नहीं होता। उसकी आंखों में वही दर्द था जो अंशी ने देखा था। वो धीरे से बोला, अंशी, तुम समझ भी नहीं सकती कि मैं किस जाल में फंसा हूँ। उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अननोन मैसेज, स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल। यू नो व्हाट हैपेंस टू पीपल हु गेट क्लोज टू यू। सारांश ने मोबाइल नीचे रखा। चेहरे पर गहरी छाया उतर आई।
उसने बालकनी से आसमान की ओर देखा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन भीतर का तूफान अभी बाकी था। केबिन में हवा अचानक घुल गई, सूनी, गूंजती और किसी अनकहे सांस की तरह। सिद्धि फाइलों को एक तरफ रखकर घुटनों तक खड़ी थी कि पीछे से बाहों का घेरा उसके चारों ओर लिपट गया। उसके दिल की धड़कन एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ गई। ऑफिस में अकेलापन और उस नजदीकी का डर दोनों एक साथ से सफलता हो उठा। सास की सांस उसके कान के पास गर्म थी। उसकी आवाज में वही धीमी, समझदार जिद थी, बेबी, मैं ही। सिद्धि ने अकस्मात खुद को खींचा और मुखर होकर बोली, सास सर, मुझसे दूर रहिए। मैं आपकी बस एक नकली गर्लफ्रेंड हूँ। शब्दों में ठहराव था, पर उसकी आंखों में कोई झलक थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से कसकर पकड़ रखा हो। सास ने एक कदम आगे बढ़कर फिर उसकी एक लट को कान के पीछे छिपाया। उसका चेहरा पास आया, मुस्कान में तेवर और आंखों में चुनौती। अगर तुम हाँ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें असली बीवी भी बना सकता हूँ। उसकी बोली में कोई मजाक नहीं था, इसमें एक सौदे की गंभीरता भी थी, और एक पुरुष का वह भरोसा भी कि दुनिया उसकी सीमा तक झुक जाएगी। सिद्धि के होठों पर एक नाजुक सी मुस्कान आई, पर वह वापस हार नहीं मानने वाली थी। भीतर की आग ठंडी कर दे, या उसे और भड़काना, यह उसकी मंसूबों की चाल थी। उसने धीरे से, पर पक्की आवाज में कहा, सास सर, आप जो चाहे कह ले, पर याद रखिए, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। आपके लिए मैं वही करूंगी जो हमने तय किया है। असली दिल इश्क का खेल मेरे लिए नहीं है। उसका इशारा केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, नजरों में ठहराव था, हाथों में नियत की मजबूती। वह जानती थी कि हर कदम पर निगाहें हैं, हर मुस्कान का हिसाब रखा जा रहा है। साज उसकी आंखों में कुछ और पढ़ने की कोशिश में ठहर गया। वह जानता था कि सिद्धि में वही बात है जो उसे नापसंद करते करते उसकी दुनिया पलट दे सकती है। उसी क्षण केबिन का दरवाजा हल्के से खुला और नाज का सख्त पर कोमल स्वर पीछे से गूंजा, सास, काम की बातें करो। और तुम सिद्धि, क्या फाइलें समेट ली? दोनों की सांसें ठहर सी गईं। जो हवा अभी अभी गूंज रही थी, वह चुप हो गई। सास ने एक आखिरी बार सिद्धि की ओर देखा, उस निगाह में चाह भी थी और समझौता भी, फिर धीरज से वापस बैठकर अपने काम की ओर मुड़ गया। सिद्धि ने फाइल उठाई, माथे पर पसीना महसूस किया, पर चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान रख ली। भीतर उसके दिल में एक ठोस वादा गूंज उठा, ये सिर्फ शुरुआत थी। वशिष्ठ मेंशन की शामें हमेशा किसी पुराने हवेली के सन्नाटे जैसी लगती थी। भव्य, पर ठंडी, जैसे हर दीवार के पीछे कोई न कोई राज छिपा हो। डाइनिंग हॉल में रोशनी जल चुकी थी। टेबल पर क्रिस्टल ग्लास, फाइन कटलरी और गीता आंटी द्वारा बनाए गए स्पेशल डिशेज रखे जा चुके थे। सिर्फ लोगों की कमी थी। ऊपर कमरे में शुभ अब भी सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान और जिद दोनों साथ मौजूद थे। अन्वी ने अलमारी से उसका हल्का जैकेट निकाला और पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शुभ, उठो, चलो, डिनर कर लो, उसने धीमे से कहा। शुभ ने करवट बदली। अन्वी, सच्ची नींद आ रही है, सोने दो ना, कहते हुए उसने तकिया उठाकर चेहरा ढक लिया। अन्वी ने पल भर उसे देखा। उसकी हालत देखकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि हल्की मुस्कान छिप गई होठों पर। शुभ, क्या हम सब साथ में डिनर भी नहीं कर सकते? उसने थोड़ा सख्त होकर कहा। हम 5 लोग ही तो हैं फैमिली में, क्या सब अलग अलग टाइम पर खाना खाएंगे? शुभ ने बिना तकिया हटाए बुदबुदाया। हमारी फैमिली में 4 लोग हैं। वो मिष्टी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर अन्वी कुछ पल को ठिठक गई। शुभ ने शायद नहीं देखा, पर उसकी आंखों में झिलमिल सी पीड़ा उतर आई। वो शांत स्वर में बोली, शुभ, माँ सी माँ है वो, हमारे रिश्तों की बुनियाद है वो। तुम्हारे पापा, वेद, सब उन्हें अपना मानते हैं, फिर तुम क्यों नहीं? चैप्टर 57। अब आगे। शुभ ने धीरे से तकिया हटाया, आंखें खोली और पलंग के सिरहाने बैठ गया। क्योंकि मैं दिखावे पर यकीन नहीं करता, अन्वी। उसकी आवाज में वह ठंडापन था, जो किसी बीते दर्द से पैदा हुआ था। वो जब यहाँ आती हैं, तो बस बातें करती हैं, पुराने किस्से दोहराती हैं, लेकिन कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करती। अन्वी ने आगे बढ़कर उसके सामने बैठते हुए कहा। शायद इसलिए कि किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया। शुभ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नीचे से बटलर काका की आवाज आई। मैम, डिनर सर्व करने का टाइम हो गया है। अन्वी ने शुभ की ओर देखा। आओ, नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। शुभ ने होंठ भींचे और धीरे से कहा। तुम चलो, मैं आता हूँ। नीचे डाइनिंग हॉल में गीता आंटी ने सब कुछ सजा दिया था। सामने विराज और उनके बगल में मिष्टी बैठी थी, चेहरे पर वही मीठी मुस्कान, जो कभी सच्ची लगती थी, कभी नकली। मिष्टी ने अन्वी को देखते ही कहा, लो, आ गई वशिष्ठ खानदान की नई बहू, अब तो खाना शुरू करें।
उसकी बात में मिठास कम, व्यंग्य ज्यादा था। अन्वी मुस्कुराकर बोली, मासी माँ, आप शुरू कीजिए, शुभ आता ही होगा। अच्छा, मिष्टी ने हंसते हुए कहा, या फिर हमेशा की तरह आज भी अपनी मर्जी से खाएगा। विराज ने हल्के स्वर में टोका। मिष्टी, छोड़ो न, आज का दिन अच्छा है, झगड़े में क्या रखा। उसी वक्त सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। शुभ नीचे आ रहा था। साफ शर्ट, नीली जीन्स और वही गंभीर चेहरा। अन्वी ने राहत की सांस ली। वो आकर अन्वी के पास बैठ गया। मिष्टी ने व्यंग्य से कहा, वाह, क्या बात है, बहू का असर तो बड़ा तेज है। शुभ ने उसकी ओर देखे बिना बस इतना कहा, आपको जो समझना है, समझ लीजिए, मिष्टी, मुझे असर की जरूरत नहीं। टेबल पर सन्नाटा छा गया। विराज जी ने माहौल बदलने की कोशिश में कहा, चलो, खाना शुरू करते हैं। गीता, सबको सर्व करो। खाना परोसा गया। अन्वी ने कोशिश की कि बातचीत हल्की रहे। उसने शुभ को सलाद पास करते हुए कहा, ये लो, तुम्हारा फेवरेट। गीता आंटी ने तुम्हारे लिए ही बनाया। शुभ ने बस सिर हिलाया। मिष्टी मुस्कुराकर बोली, लगता है इस घर में अब हर कोई किसी का फेवरेट बन रहा है। अन्वी ने संयम से जवाब दिया, रिश्तों में फेवरेट नहीं होते मासी माँ, बस अपनापन होता है। मिष्टी कुछ कहना चाहती थी, पर विराज जी ने इशारे से रोक दिया। उनकी निगाहें शुभ पर टिकी थीं, जो पूरे वक्त अन्वी की प्लेट में नजर रखे हुए था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। वेद ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें प्लेट में रखे अधूरे खाने पर टिक गईं। रेस्टोरेंट की हल्की रोशनी में देविका की आंखों की चमक साफ दिख रही थी। वही आंखें, जिनमें कभी उसके लिए बेपनाह प्यार था, और आज वही आंखें जवाब मांग रही थी। देविका ने फिर कहा, आवाज भर्रा रही थी, वेद, मैंने उस दिन तुमसे कुछ नहीं पूछा, बस रो पड़ी थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं जानना चाहती हूँ, वो क्या वजह थी जिसने तुम्हें मुझसे अलग होने पर मजबूर किया। वेद ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाई, होंठ हल्के से कान पे। देविका, उस दिन अगर मैं कुछ कह देता, तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करती। देविका ने झुंझलाते हुए कहा, माफी, किस बात की, किसी और से प्यार करने की, या मुझे बिना वजह छोड़ देने की। वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, किसी और के लिए नहीं छोड़ा था तुम्हें, छोड़ा था अपने पिता के लिए। देविका चौंक गई, तुम्हारे डैड, उनका इससे क्या लेना देना। वेद की आंखों में कुछ पुरानी परछाइयां तैराईं। वेद ने चुपचाप सिर झुका लिया। हाँ, उस वक्त मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सका। उनकी आंखों में जो डर था, वो मैं भूल नहीं पाया। मुझे लगा, अगर मैं इनकार करता तो वो टूट जाते, इसलिए मैंने तुम्हें तोड़ दिया। देविका की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने एक पल में हमारा सब कुछ मिटा दिया वेद, और अब इतने साल बाद बस एक माफी काफी है। वेद की आवाज टूट गई। नहीं देविका, माफी काफी नहीं है, लेकिन मेरे पास अब कुछ बचा भी तो नहीं। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। रेस्टोरेंट की बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस पल में धीमी लग रही थी। देविका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुमने उस वक्त सच्चाई बताई होती, तो शायद मैं तुम्हारा साथ देती वेद। लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कीमती था। वेद की आंखें भर आईं। वो बस यही कह पाया, काश उस वक्त मैं इतना मजबूत होता जितनी तुम आज हो। देविका धीरे से कुर्सी से उठी और बोली, अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपने जवाब खुद दूं। अब मैं तुम्हारे क्यों का इंतजार नहीं करूंगी वेद, मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। मेरा इंतजार खत्म कर दो वेद। वो चल पड़ी उस दरवाजे से बाहर, जहां से एक बार वो टूटी थी, और आज वहीं से अपने भीतर की शक्ति लेकर लौटी।